नमस्कार, स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रेस्ट एंड मोशन का पार्ट 1 लेकर आया हूं और ये जो टॉपिक है ये फुली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो ये पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर रोज़ आपको किसी न किसी टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और एक पूरा शेड्यूल बना के दिया था। तो एक दो दिन पहले वो वीडियो अपलोड की थी जो पूरा शेड्यूल था, तो वहाँ जाकर आप देख लीजिए कि रोज़ रोज़ कौन सा टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक आपको मैं कराऊंगा। तो अभी आज जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये रेस्ट एंड मोशन, विराम तथा गति, एनसीईआरटी बेस्ड पार्ट 1 है और ये जो वीडियो रहेगा ये बाइलिंगुअल रहेगा। दोनों ही लैंग्वेज में इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो बाइलिंगुअल पूरा वीडियो रहेगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो हम वीडियो को बच्चे शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि मोशन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, गति क्या होती है। लेकिन गति को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक वर्ड होता है बच्चे रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है विराम अवस्था, है ना। रेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? विराम अवस्था। और मोशन का मतलब होता है गति। ठीक, अगर कोई वस्तु, रेस्ट का मतलब क्या कि अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति को अपने सराउंडिंग के सापेक्ष परिवर्तित नहीं करती है, चेंज नहीं करती है, उसे हम विराम अवस्था कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। और मोशन का मतलब क्या है? अगर सराउंडिंग के हिसाब से, हमारे वातावरण के हिसाब से कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वो क्या होगा? मोशन होगा। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है। जैसे अभी हम सब पृथ्वी पर हैं, ठीक, तो अगर आप पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लो आप ये वीडियो बेड पर बैठ कर या कुर्सी पर बैठकर देख रहे हैं, तो पृथ्वी का कोई भी इंसान आपको देखेगा तो कहेगा भाई ये इंसान जो है वो रेस्ट में है, विराम अवस्था में है। लेकिन अगर आपको कोई पृथ्वी के बाहर से देख रहा है, अगर आपको कोई पृथ्वी के बाहर से देख रहा है तो उसके लिए आप रेस्ट में नहीं हुए, उसके लिए आप किस में होंगे? उसके लिए आप गति में होंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हम अपने सराउंडिंग, जो हमारा वातावरण है, ठीक है, तो हमारा वातावरण क्या है? पृथ्वी। तो अगर हम अपने सराउंडिंग के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो हम किस में हैं भाई? रेस्ट में हैं। और अगर हम स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं तो हम किस में हैं बच्चे? मोशन में, गति अवस्था में। तो एक बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। और एक बात आप और समझ लो यहाँ पर, जो रेस्ट एंड मोशन होता है, जो रेस्ट और मोशन होता है, विराम और गति एक दूसरे के सापेक्ष होता है। एक दूसरे के क्या होता है बच्चे? एक दूसरे के सापेक्ष होता है, एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के रिलेटिव होती हैं, एक दूसरे के सापेक्ष होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टू ईच अदर। तो यहाँ पर हमने चीज़ों को समझा कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ मोशन की। तो देखो भाई, गति के प्रकार की अगर हम बात करें तो जो गति है, गति का मतलब समझ लिया हमने कि अगर वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से चेंज हो रही है। एक नॉर्मल सी और डेफिनेशन है गति की, मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन विद टाइम। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ है। अगर समय के सापेक्ष या समय के हिसाब से अपनी पोजीशन में परिवर्तन कर रहा है कोई चीज़ तो वो गति अवस्था होगी, है ना। लेकिन ये डेफिनेशन हमेशा के लिए सही नहीं है। ठीक है, जैसे आप एक कमरे से उठकर दूसरे कमरे में चले गए तो वो गति हो गई आपकी। ठीक है, लेकिन कोई आपके साथ साथ गया, ठीक है, और तीसरा बंदा कोई साथ साथ चल रहा है आपके, तो वो रिलेटिव एस्पेक्ट में वो आपको रेस्ट में आपको ट्रीट किया जाएगा। इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अ मोशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है बेसिकली। जैसा कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं, दूसरी ट्रेन में कोई दूसरा दोस्त आपका बैठा है और दोनों ही ट्रेन एक ही समान चाल से चल रही हैं, तो दोनों को कैसा प्रतीत होगा? दोनों ही रेस्ट में है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको समझना है। तो हम टाइप्स ऑफ मोशन की बच्चे बात कर रहे थे। तो मोशन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक समान गति होती है और एक असमान या गैर समान गति होती है। एक समान गति का मतलब क्या होता है? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। और व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर समान समय में समान दूरी तय होती है तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, और अगर समान समय में असमान दूरी तय होती है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। इस चीज़ को आपको समझना है। जैसे एक घंटे में आप 10 किलोमीटर चलते हैं, अगले एक घंटे में फिर आप 10 किलोमीटर चलते हैं, उससे अगले एक घंटे में फिर आप 10 किलोमीटर चलते हैं, तो ये एक तरह का यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर आप एक घंटे में 10 किलोमीटर, फिर उससे अगले एक घंटे में आप 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर उससे अगले एक घंटे में आप 2 किलोमीटर चलते हैं, तो ये एक प्रकार का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो आशा करता हूं आपको चीज़ें समझ में आ रहेंगे, कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड को समझते हैं। हम यहाँ पर समझाने जा रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति के बारे में समझाने जा रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से जो मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल के तहत समझाया था। चलो डेफिनेशन को पढ़ते हैं। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अ प्लेन, किसी प्लेन पर जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रही हैं, आइदर इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, ईच हैव द रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड। ठीक है, तो अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक प्लेन पर मूव कर रही है, चाहे वो एक दिशा में गति करे या अलग अलग दिशा में गति करे, तो उससे ही हम रिलेटिव मोशन कहेंगे। कि एग्जांपल के तहत इस चीज को समझते हैं। ए पर्सन सिटिंग इन अ ट्रेन एंड वॉचिंग अ ट्री, इन दिस केस ट्री इज स्टेबल बट इज एज्यूम टू बी मूविंग बट विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेन। बिल्कुल अच्छा एग्जांपल है जो आपको समझ में आया होगा। जैसे आप ट्रेन में बैठ के जाते हैं और खिड़की के
किनारे वाली सीट है नज़ारे देखने के लिए। तो खिड़की के जो किनारे वाली सीट है बच्चे, उसमें से आप कोई बाहर पेड़ देखते हैं तो आपके लिए वो जो पेड़ है, जब अगर ट्रेन गति कर रही है तो आपके लिए जो वो पेड़ होगा वो गति अवस्था में होगा, वो मोशन में होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में उसमें कोई भी गति नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष गति कहते हैं, रिलेटिव मोशन कहते हैं। अभी आगे मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड का भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, कि वो क्या चीजें होती हैं। देखते हैं भाई। अब हम आते हैं इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स पे, इस टॉपिक के टेक्निकल टर्म्स पर हम आते हैं। इस वीडियो में जनरली मैंने डेफिनेशंस कवर करी हैं और जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, थोड़े न्यूमेरिकल्स हैं, वो सेकंड वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। टोटल इस टॉपिक पर मैं 3 वीडियो बनाने वाला हूं भाई। 3 वीडियो कौन कौन से होंगे मैं बता देता हूं। इसमें मैंने लगभग आपकी डेफिनेशंस, जो कॉन्सेप्चुअल टर्म्स हैं, उसको कवर किया है। अगली वीडियो में मैं ग्राफ कवर करूंगा, है ना, मोस्टली ग्राफ और फॉर्मूले को कवर करूंगा। और उससे अगली वीडियो में मैं क्या कवर करूंगा? न्यूमेरिकल्स को कवर करूंगा। तो इस तरीके से 3 वीडियो बनेगी इस टॉपिक पे, मोशन से रिलेटेड, ठीक है। और ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, केवीएस के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो केवीएस पीआरटी में जो बच्चे बैठेंगे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अलावा जो टीजीटी के बच्चे हैं, ठीक है, और रेलवे वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये, ठीक है। और एसएससी में चूंकि इतना न्यूमेरिकल्स देखने को नहीं मिलता है, तो आपके लिए जो थ्योरी सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं तो केवीएस, रेलवे, यूपीएससी, टीजीटी, इन बच्चों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो देखते हैं भाई, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, दूरी तथा विस्थापन को समझते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी का मतलब क्या होता है कि हम जितना गति कर रहे हैं, ठीक है, जितना कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु जितनी दूरी तय कर रही है, जितनी लंबाई तय कर रही है, दूरी नहीं, जितनी लंबाई तय कर रही है उसी को हम दूरी कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, है ना। तो लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई ही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। वो 2 पॉइंट का मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स है, ठीक है। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच में जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम लंबाई है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? विस्थापन कहते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो दोनों चीजों में एक जो समान, एक जो कॉमन बात है, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है बच्चे, दोनों ही एक प्रकार की क्या है? लंबाई है, लेंथ है, ठीक है। इस चीज को समझना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक प्रकार की लेंथ है, लंबाई है। और लेंथ का मात्रक, लेंथ का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। लेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसीलिए दूरी का भी मात्रक मीटर होगा और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट का भी मात्रक क्या होगा? मीटर होगा, ठीक है। तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है। कई बच्चे दूरी का मात्रक किलोमीटर लगाते हैं, ठीक है। तो दूरी का मात्रक भी मीटर होगा और विस्थापन का भी मात्रक मीटर होगा। कुछ चीजें और मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। जो दूरी है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इसलिए भाई जो दूरी है वो एक स्केलर है, अदिश राशि है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर यूनिट है, वो एक सदिश राशि, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड होता है, दोनों चीजें होती हैं इसमें। एक एग्जांपल से चीजों को समझते हैं। जैसे बच्चे, ये एक आपने इस बिंदु से चलना स्टार्ट किया, ए से बी से, और कहां पर आना है आपको? सी से। तो अगर आप ए, बी और फिर सी पर आ गए, तो ए से सी पर पहुंचने के लिए आपने दूरी कितनी तय करी? ए से सी तक पहुंचने के लिए आपने दूरी तय करी बच्चे कितनी? आपने तय करी 8 + 5। कितनी तय करी? 8 + 5, मतलब आपने 13 किलोमीटर दूरी को तय किया ए से सी पर पहुंचने के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर बच्चे विस्थापन की बात करें, तो जो विस्थापन होगा वो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। और ये इसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पर 9.4 के अराउंड। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर विस्थापन का मतलब होता है दो बिंदुओं की, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम लंबाई है, उसे विस्थापन कहते हैं। और जितना हमने लंबाई तय किया है उसे हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है और पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, ठीक। तो यहाँ पर नीचे एक टेबल बना रखी है मैंने। तो ए से बी पर जाने में डिस्टेंस कितना लगेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना लगेगा, इस चीज़ को समझना है। तो ए से बी पर जाने में कितना डिस्टेंस लगा भाई? 40 + 100 + 40, तो कितना हो गया बच्चे? 180 हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी चूंकि सेम ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम जब समान रेखा में गति करते हैं, एक स्ट्रेट लीनियर मोशन हम जब करते हैं, तो उस समय में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। दूरी विस्थापन के बराबर कब होता है? जब एक लीनियर मोशन होता है ना। जब एक लीनियर मोशन होता है उस समय दूरी विस्थापन के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमें समझ में आई। तो पहला पॉइंट था ए बी। अब हम दूसरा देखते हैं भाई, बीसी। बीसी को समझते हैं। बीसी में क्या है? तो बीसी जो है वो बी से यहाँ तक आया, सी पॉइंट तक। तो बी से सी पर आने में उसे दूरी तय करनी पड़ी 40 + 100 मतलब 140। लेकिन विस्थापन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आया। इधर जब हम गए पॉजिटिव और जब इधर आए हम तो नेगेटिव। तो नेगेटिव डायरेक्शन में विस्थापन को हम शो करते हैं नेगेटिव से, -140 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चे सी डी है।
सी से डी पर जाने में, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये 100 और 100 दोनों सेम ही रहेगा, +100 +100, और टोटल हम इसको जोड़ देंगे, तो जब हम इसको टोटल जोड़ेंगे तो 420 और इसको जब हम टोटल जोड़ेंगे तो 140 बैठेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर चीज़ों को समझा, इस तरीके से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर को समझा। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई, स्पीड। स्पीड यहाँ पर चाल है, स्पीड को हम क्या कहते हैं हिंदी में? चाल कहते हैं। स्पीड को हम हिंदी में कहते हैं चाल। तो चाल का मतलब चाल कह लो, ठीक है। तो चाल का मतलब क्या होता है भाई? वह वस्तु जो किसी निश्चित समय में किसी वस्तु की यात्रा करती है उसे हम चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इस चीज़ को समझना है। जैसा कि आप हमेशा कभी भी फिजिक्स में अगर इस तरीके का कोई भी फॉर्मूला देखते हैं जिसमें एक चीज़ न्यूमरेटर में और एक चीज़ डिनोमिनेटर में है, एक अंश है और एक हर है, तो हम हमेशा ये ट्रीट करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा कैसी वैल्यू दिखाएगा? वो हमेशा बच्चे यूनिट वैल्यू को दिखाएगा। इस चीज़ को कैसे समझेंगे? जैसे मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस तरीके से एक स्पीड लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर घंटे में कितने किलोमीटर वो दूरी तय कर रहा है भाई? 10 किलोमीटर। अगर मैं 10 किलोमीटर की जगह कोई और स्पीड लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब है ये हर घंटे में कितनी स्पीड तय कर रहा है? 50 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आ रहा होगा कि जो समय है, मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी चीज है, कोई भी टर्म है, तो वो हमेशा यूनिट वैल्यू को शो करेगा, एकांक मान को वो हमेशा शो करेगा। तो इसका जो मात्रक होगा स्पीड का, तो चूंकि मैंने डिस्टेंस का मात्रक मीटर बताया था और इस टाइम का मात्रक सेकंड बताया था, तो स्पीड का मात्रक भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड। और स्पीड एक प्रकार की स्केलर यूनिट है, क्योंकि ये स्पीड जो है बच्चे ना, वो डिस्टेंस पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये स्केलर है, ये एक प्रकार की अदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, फॉर्मूला जरूर याद रखें। अब हम देखते हैं भाई टाइप्स ऑफ स्पीड को। टाइप्स ऑफ स्पीड बेसिकली यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है, और एक है भाई चेंजिंग स्पीड, एक एवरेज स्पीड, और एक अलग प्रकार की स्पीड है जिसे हमने बोला है इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। इवन चूंकि ये 9th के एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है इंस्टेंटेनियस का, तो ये पॉइंट अलग से लिया है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है एक समान गति। अगर कोई गाड़ी एक समान चाल से चल रही है, एक समान गति से चल रही है, 50 की स्पीड में चल रही है, तो इस तरीके की स्पीड को हम क्या कहेंगे भाई? कांस्टेंट स्पीड कहेंगे। ठीक है, एक समान। ठीक, चेंजिंग स्पीड, बार बार उसकी स्पीड चेंज हो रही है, कभी 50 पे आ रही है, कभी 40 पे, कभी 100 पे, तो वो चेंजिंग स्पीड कहलाएगी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जरूर आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे में कुल समय। ये चीज को आपको समझना है, कुल दूरी बटे में कुल समय। एक मैं एग्जांपल से आपको चीजों को समझाता हूं। जैसे मान लो आप जाते हो एक बिंदु ए से सी पर और एक बिंदु बीच में है बी। ए से बी तक आपका जो स्पीड है, ए से बी, अभी स्पीड नहीं सॉरी, ए से बी की जो दूरी है वो मान लिया हमने वो 50 किलोमीटर है। ए से बी की दूरी 50 किलोमीटर है और बी से सी की दूरी 60 किलोमीटर है। ए से बी पर पहुंचने पर आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल 1 आवर, और बी से सी पहुंचने में आपको लगता है 2 आवर, 2 घंटे का समय लगता है। तो अगर ए से सी तक का हमें बच्चे एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 50 + 60, और टोटल टाइम कितना हो गया? 1 + 2 3। तो ये पूरा सॉल्व कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा भाई? ये आपका एक एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट स्लाइड है बच्चे एसिलरेशन। एसिलरेशन, तो अगर हम एसिलरेशन की बात करें तो एसिलरेशन जो होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन। वेग में परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। ठीक है, एसिलरेशन कहलाता है। और एसिलरेशन एक प्रकार का वेक्टर यूनिट है, सदिश राशि है। इसका जो फॉर्मूला होता है a बराबर v - u/t, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और यहाँ पर एसिलेशन का जो मात्रक है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसका ऐसा यूनिट है। चूंकि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है और टाइम का मात्रक सेकंड होता है। तो ये पूरा जो हम ये s की s से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। एसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी मैं इसका ये फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, a = v - u/t। ये क्या चीज़ को शो कर रहा है, इसको एक जनरल फॉर्मूले से हम इस चीज़ को समझते हैं। देखते हैं भाई, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एसिलेशन की। जो त्वरण है वो बच्चे 2 प्रकार का होता है। एक यूनिफॉर्म एसिलेशन, मतलब एक समान त्वरण जिसमें त्वरण चेंज ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक समान त्वरण। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर समान समय में, इक्वल टाइम में, इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो उसे हम यूनिफॉर्म एसिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझना है। जैसे अगर हम किसी वस्तु को
अपने छत से गिरा देते हैं तो वो फ्री फॉल हुआ, नॉर्मली उसे छोड़ देना है, तो उस कंडीशन में जो उस वस्तु पे लगने वाला एक्सेलरेशन है वो 9.8 होगा। और 9.8 एक क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है बच्चे एक्सेलरेशन की, और उसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो अगर समान समय में समान वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हर सेकंड में मान लो 5 मीटर पर सेकंड के वेग इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे पहले सेकंड में जो वेग है वो 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, अगला जो 1 सेकंड है उसमें भी फिर 5 मीटर पर सेकंड और बढ़ गया, फिर 5 मीटर पर सेकंड और बढ़ गया। तो हर सेकंड में अगर 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं बच्चे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसमें इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, इक्वल समय में जब अनइक्वल चेंजेस होते हैं, जैसे 1 सेकंड में 5 बढ़ा फिर अगले 1 सेकंड में 10 बढ़ गया, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे बच्चे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है इस चीज को हम पहले समझते हैं। जैसे हमने बच्चे का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा, a बराबर v माइनस यू बाई टी, ये पढ़ा हमने। ठीक है, यहाँ पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक, तो v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई, यहाँ पर हम 3 केस को समझते हैं। ठीक है, और इस केस को समझने के लिए हमें इसको एग्जाम्पल से कनेक्ट करना पड़ेगा। पहला केस क्या है, अगर फाइनल वेलोसिटी जो अंतिम वेग है वो प्रारंभिक वेग से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आप बच्चे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहे हो और यहाँ पर वेग 0 है और यहाँ पर वेग मान लो आपको 50 हो गया। ठीक है, तो इस बिंदु से इस बिंदु की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u 0 है और फाइनल वेलोसिटी v क्या है, 50 है। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा है और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम जो हमारी गाड़ी का एक्सीलरेटर होगा उसको बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो जब वेलोसिटी कंटिन्यूअस इंक्रीज करती जाए, बढ़ती जाए, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी आपकी कंटिन्यूअस बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस चीज को समझिए। दूसरा केस क्या है बच्चे, दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस है, देखते हैं बच्चे दूसरा केस, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो दूसरे केस को हम समझते हैं भाई, v माइनस यू बाई टी, दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। तो दूसरा केस है बच्चे कि अगर मान लो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी एक बराबर है, इक्वल है, मतलब गाड़ी अगर समान वेग से चल रही है तो आप क्या करेंगे, तो गाड़ी अगर समान वेग से चल रही है तो आप इस फॉर्मूले में देखें तो v और u सेम होंगे। ठीक है, तो v और u की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, v, तो v माइनस वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, v माइनस वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में जब भी गाड़ी समान वेग से चलती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। ये केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 3 क्या कहता है, अगर भाई हमारा फाइनल वेलोसिटी कम हो, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब हम गाड़ी में ब्रेक मार रहे हैं, जैसे आपकी बाइक जो 80 की स्पीड में चल रही है और आगे स्पीड ब्रेकर आ गया, हमने ब्रेक मार दिया, तो फाइनल वेलोसिटी 80 थी और जो हम इनिशियल वेलोसिटी 80 मानेंगे उस केस में, और जो हम ब्रेक मारेंगे तो वो स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर बिंदु तक स्पीड मान लो कम हुई आपकी। ठीक है, तो हमारे स्पीड या वेलोसिटी में कंटिन्यूअस डिक्रीज देखने को मिला। ठीक है, तो जब स्पीड कम होती है, डिक्रीज होती है, तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप, ठीक है, वो हमेशा टेन थीटा को दर्शाता है, और जो टेन थीटा है वो एक स्लोप होता है किसी भी ग्राफ का। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वीटी ग्राफ है, तो ये जो थीटा है, यहाँ पे जो थीटा बनेगा, यही अगर इसको मैं टेंजेंट के फॉर्म में लिख दूं तो ये इसका स्लोप को दर्शाएगा। अभी आप बस इसको एक ओरली समझ लीजिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक, तो dv बाई dt यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एक्सीलरेशन को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ द टाइम वेलोसिटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन तो एक्सीलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर स्ट्रेट लाइन में क्या है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन अकर होगा, और नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो वहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन अकर होगा। मतलब ऐसा अगर ग्राफ है तो ये रिटार्डेशन का केस है, और ऐसा एक ग्राफ है तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस है। तो यहाँ पर बच्चे हम